नमस्कार दोस्तों, मैं आपका गाइड ओजांक। आज का जो हमारा बातचीत करने का टॉपिक है वो है वैदिक सभ्यता, वैदिक कल्चर। 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक का माना जाता है, राइट। इसको हम लोग सामान्य भाषा में ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। अगर सबसे पहले बात करें तो इस सभ्यता के जो संस्थापक थे वो कौन थे, तो इसके विषय में जो जानकारी मिलती है वो जो वेद हैं, इसके स्रोत हैं। वेदों से इसके बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें सबसे जो प्राचीन वेद है, जिसे कहते हैं कि मानव जाति का प्रथम ग्रंथ है, वो ऋग्वेद के रूप में है। तो इसीलिए इसको जो है वैदिक सभ्यता के रूप में जाना जाता है और इसको ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। वैदिक सभ्यता के जो संस्थापक थे, जो फाउंडर थे, वो आर्य थे। और ये जो आर्य थे, इनके विषय में माना जाता था कि प्रोफेसर मैक्स मूलर के हिसाब से ये मध्य एशिया से आए हुए थे आर्य, और ये वहीं के मूल निवासी थे। और इनकी जो प्रोफेसर मैक्स मूलर की जो थ्योरी है कि आर्य जो है वो मध्य एशिया से आए हुए हैं, ये सबसे ज्यादा एक्सेप्ट की जाती है, सबसे ज्यादा स्वीकार्य है। माना जाता है कि जो आर्य थे, इनका प्रारंभिक जीवन जो था वो पशुचारण था। ये मतलब एनिमल ग्रेजिंग किया करते थे। और यहाँ की जो वैदिक सभ्यता थी, इसका मूल स्वरूप जो था वो ग्रामीण था। और आर्य जो है वो संस्कृत भाषा है, वो आर्यों की भाषा के रूप में स्थापित थी। ध्यान दें, जब हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि मेजोरिटी जो थी वो हमारी नगरीय सभ्यता के रूप में थी, और जो आर्य थे वो ग्रामीण सभ्यता के रूप में यहाँ पर आते हैं। अगर हम बात करें तो ऋग्वेद जो है वो भारतीय यूरोपीय भाषाओं का सबसे पुराना जो है वो ग्रंथ माना जाता है। और इसमें जो है वो देवताओं के बारे में, उनकी संस्तुतियों के बारे में अच्छी खासी जानकारी है, जिसमें जो प्रमुख देवता हैं वो अग्नि, इंद्र, मित्र और वरुण, ये जो देवता है प्रमुख, इनकी जो है हमें वहां पर संस्तुतियां, उनकी जो है प्रार्थनाएं हमें यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं। अगर हम बात करें तो अस्तोमा सद्गमया जो वाक्य है वो ऋग्वेद से लिया गया है, ठीक है। हम आज देखते हैं कि हमारे समाज में इन सब चीजों का बड़ा प्रभाव पड़ा हुआ है। अब सवाल है कि यूपीएससी के लिए कौन सी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, जो आपके पीसीएस एग्जाम उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। सबसे बड़ी बात, हमें किसी भी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार देखना पड़ता है, यानी कि ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन कितना है। फिर जो आजकल क्वेश्चन का ट्रेंड चला हुआ है कि उस समय काल की राजनीतिक व्यवस्था यानी पॉलिटिकल सिस्टम कैसा हुआ करता था। साथ ही साथ उसका जो है वो सामाजिक व्यवस्था कैसी रही, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक सामाजिक व्यवस्थाओं पर, सोशल जो आपका सेगमेंट्स हैं, स्ट्रक्चर्स, उस पर बहुत फोकस करती है। तो चलिए हम लोग आज बात करते हैं इसके साथ साथ अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है, क्योंकि अर्थव्यवस्था और समाज एक दूसरे के जो है वो एक साथ चलते हैं। कोई भी उन्नत समाज जो होगा बिना उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के सर्वाइव नहीं करती है। तो अर्थव्यवस्थाएं यहाँ पर कैसी थी, इसके विषय में हम लोग बातचीत करेंगे इस लेक्चर में। सबसे पहले हम बात करते हैं भौगोलिक विस्तार की। तो ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन की बात करें तो ऋग्वेद में ही जो इसके सबसे प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध करा था, उसमें नदियों के बारे में अच्छा खासी जानकारी मिलती है, और नदियों से ही इनकी बाउंड्रीज तय हो रही हैं। यहां पर अगर हम बात करें, और कहा जाता है कि भारत में जो आर्य थे वो सप्त सैंधव प्रदेश जो है उसमें आकर बहे, और यहां पर जो है वो ऋग्वेद में 7 नदियों, सप्त सैंधव का मतलब हुआ 7 नदियों का प्रदेश जो यहां पर है, इसका उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। इसमें जो है ऋग्वैदिक काल में जो है सिंधु नदी का उल्लेख कई बार आता है कि सिंधु नदी जो है सबसे प्रमुख नदी के रूप में थी। और ऋग्वेद में गंगा का एक बार, याद रखिएगा, गंगा का एक बार और यमुना का 3 बार उल्लेख मिलता है। बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ऋग्वेद में गंगा का एक बार और यमुना का 3 बार उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में जो सबसे पवित्र नदी थी वो ना गंगा थी ना यमुना थी, सरस्वती नदी तमा का जो है, नदी तमा का मतलब होता है नदियों के प्रमुख का जो है, इसे जो है वो जो है पहचान दी गई थी, इसको दर्जा दिया गया था। साथ ही साथ सप्त सैंधव प्रदेश से आगे विस्तार करते हुए आर्य जो है वो कुरुक्षेत्र के निकट तक पहुंच गए थे। मध्य भारत की तरफ इन्होंने जाना शुरू कर दिया था, और उसको उन्होंने ब्रह्मवर्त कहा था, ब्रह्मवर्त, राइट। और ये सरस्वती और दृशद्वती नदी के बीच पड़ता था, जो ये ब्रह्मवर्त हुआ करता था। तो अगर हम बात करें सबसे पहले एग्जाम में, तो नदियों के प्राचीन नाम पूछे जाते हैं, जो ऋग्वैदिक कल्चर में, जो ऋग्वेद में जो है इसका जिक्र है। तो जैसे एग्जाम में सीधे सीधे यहां से क्वेश्चन आते हैं। अगर हम बात करें तो वर्तमान का जो सतलज नदी है उसका प्राचीन नाम शुतुद्री था, याद रहेगा। सतलज जो आज हिमाचल कश्मीर से बहने वाली एक प्रमुख क्षेत्र की नदी है, सतलज की जो प्राचीन नाम शुतुद्री था। जो वर्तमान चिनाब है, जो सिंधु की सहायक नदी है चिनाब, इसका जो प्राचीन नाम था वो अस्किनी था, अस्किनी, राइट। व्यास का नाम विपाशा था। काबुल
जो रिवर है वहां की, वो कुंभा के नाम से जानी जाती है। प्राचीन ऋग्वेद में इसको कुंभा कहा गया। गंडक, गंडक जो है वो सदानीरा के नाम से जानी जाती थी। गंडक, सदानीरा। स्वात, स्वात जो है वो सुवुस्तु के नाम से जानी जाती थी। सुवुस्तु, ठीक है, स्वात नदी को कहते थे। रावी, जो आज वर्तमान रावी नदी है, उसको उस समय पुरुषणी नदी के नाम से जानते थे। पुरुषणी एग्जाम में पूछा जा चुका है, पुरुषणी किस नदी का प्राचीन नाम है? रावी। झेलम, झेलम को वितस्ता कहा जाता था। वितस्ता, प्राचीन जो ऋग्वैदिक काल में इसको वितस्ता कहा जाता था। जो गोमती नदी है, राइट, और उसको गोमल कहा जाता था उस समय, उसका नाम गोमल। घग्गर, जो आज वर्तमान की घग्गर है, वो दृष्टद्वती के नाम से जानी जाती थी। दृष्टद्वती, यही जो है वो ब्रह्मवर्त की जो है सीमा तय करती है। जो कुर्रम नदी है, कुर्रम नदी को क्रुमु कहा जाता था। क्रुमु, क्रुमु संस्कृत वर्ड है क्रुमु, जो आज कुर्रम है उसको क्रुमु कहा जाता था। तो ये नदियों के प्राचीन नाम रहे, आप इनको याद करिए, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे चलकर जो है धीरे धीरे आर्यों ने अपना विस्तार करना शुरू किया, और जहां पर इनका जहां आधिपत्य, इनका जहां शासन स्थापित हुआ, उसको ब्रह्मर्षि देश कहा गया। तो ब्रह्मर्षि देश का तात्पर्य हुआ गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र, जहां पर दोनों नदियों का दोआब क्षेत्र है और जहां पर आर्यों का कब्जा था, उसको ब्रह्मर्षि देश कहा गया। राइट, आगे चलकर आर्य जो है हिमालय और विंध्याचल पर्वतों के बीच पर कब्जा करते हैं, उस पर जो है अपना विस्तार करते हैं, और उसको मध्य देश कहा गया। तो मध्य देश का तात्पर्य क्या हुआ? हिमालय और विंध्याचल पर्वतों के बीच में जो आर्यों का शासन व्यवस्था थी, वो ब्रह्म देश के, मध्य देश के रूप में स्थापित हुई। धीरे धीरे इनका विस्तार होता रहा, और आर्यों ने कालांतर में जो है वो संपूर्ण उत्तर भारत पर अपना जो है वो विस्तार कर लिया। यहाँ पर जो इनका एक्सपेंशन हुआ, जो नॉर्थ इंडिया में कंप्लीट हो गया, और इस पूरे क्षेत्र को आगे चलकर आर्यावर्त कहा जाता है। राइट, याद रखिएगा, आर्यावर्त, जो पूरा उत्तर भारत है वो आर्यावर्त के अंतर्गत आता है। तो ये रहा इनका जो है वो ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन। अब अगर हम बात करें इनका पॉलिटिकल सिस्टम कैसा हुआ करता था, यानी राजनीति इनकी व्यवस्था कैसी हुआ करती थी, तो कई बार जो है यहाँ पर इतिहासकारों में एक विवाद देखने को मिलता है कि इन्होंने जो है आर्यों को बाहर से आया हुआ माना है, ठीक है, और भारत के जो मूल निवासी हैं, मूल निवासी, कई बार यहाँ कॉन्फ्लिक्ट होता है कि वो द्रविड़ियन के रूप में कहे जाते हैं, और कई बार उन्हें अनार्य कहा जाता है, जो आर्य नहीं है, अनार्य। तो भौगोलिक विस्तार के दौरान आर्यों को इन अनार्यों से जो है वो एक स्ट्रगल करना पड़ा, उनके साथ जो है संघर्ष करना पड़ा। और देखा जाता है तो दशराग्य का जो युद्ध था, वहां पर प्रत्येक पक्ष में आर्य और अनार्य थे, और इस दशराग्य के युद्ध की जो वर्णन है वो ऋग्वेद के 7वें मंडल, जो 7वां मंडल है, उसमें हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। कहां लड़ा गया था ये दशराग्य का युद्ध, आर्य और अनार्य जहां पर थे? ये जो वर्तमान की रावी नदी है, रावी नदी का मतलब प्राचीन नाम पुरुषणी, उसके किनारे पर लड़ा गया था। और जो जैसे प्रोफेसर ए एल बॉसम अपनी बुक में लिखते हैं, तो भारत के कबीला जो है, उसके राजा सुदास, जो सुदास थे वो राजा थे, वो भारतीय कबीले का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, और उसमें जो है वो अपने प्रतिनिधित्व को जो पराजित किया उन्होंने, उनको हराया, डिफीट किया, और वहीं से जो है वो सुदास ने जो है भरत कुल, भरत आगे चलकर जिस पर हमारे देश का नाम भारत पड़ता है, भरत कुल की श्रेष्ठता स्थापित की। राइट, कि भरत जो है वहां पर ये क्लैन जो है वो स्टैब्लिश होता है। ऋग्वेद में आर्यों के 5 कबीलों का उल्लेख मिलता है, जो बात करते हैं। एक होता है उसमें पुरु, दूसरा होता है युद्ध, याद रखिएगा, 5 कबीलों का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, और ये आर्यों के कबीले हैं। पुरु, युद्ध, तुर्वस, अजु, प्रहयु। राइट, ये 5 हैं, पुरु, युद्ध, तुर्वस, अजु और प्रहयु। ये 5 कबीले हैं, और इन्हें ही कुल मिलाकर पंचजन कहा जाता है, पंचजन। राइट, और माना जाता है कि ऋग्वैदिक जो उस समय की राजनीतिक व्यवस्था थी, वो कबीलियाई व्यवस्था, जो कबीले होते थे जिसे कहते हैं, वो उसके आधार पर थी, उन्हीं का सिस्टम ये चला करता था। यानी अगर इस केस में हम देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता तो एक बहुत ही विकसित सभ्यता के रूप में हमें दिखाई पड़ती है। राइट, ऋग्वैदिक लोग जो है वो जन या कबीलों में विभाजित थे, और प्रत्येक कबीले का एक राजा होता था, और इस राजा को गोप कहा जाता था। राइट, वो क्या कहलाता था? वो गोप कहलाता था, राजा को। और इस राजा को, जो ऋग्वेद में राजा को कबीले का संरक्षक कहा जाता था, गोप्ता जनस्य। ठीक है, वहां एक वर्ड यूज किया गया है, गोप्ता जनस्य, तो ये कबीले का संरक्षक, इसके ऊपर जिम्मेदारी है। और इसको दूसरे शब्द में इसका पर्यायवाची पुरन भेदता कहा जाता था। पुरन भेदता, पुरन भेदता, यानी कि जो नगरों पर विजय प्राप्त कर लेता उसको पुरन भेदता कहते हैं। ये राजा के लिए ही पर्यायवाची यूज किए जाते थे। साथ ही साथ राजा के तमाम सहयोगी होते थे, जो दैनिक कार्यों में उसकी मदद किया करते थे, जिसमें ऋग्वेद में हमें सेनापति का जिक्र मिलता है,
पुरोहित का जिक्र मिलता है। ग्रामजी, ग्रामजी जो थे वो उस समय के जो है उसके दरबार के पदाधिकारी थे, आर्यों के। पुरुष, ये पुरुष भी जो था वो एक पदाधिकारी था। स्पर्श, दूत, ये सभी जो है वो शासकीय पदाधिकारी के रूप में इनका हमें वर्णन वहां मिलता है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण बात है कि जो शासकीय पदाधिकारी थे वो राजा के प्रति अकाउंटेबल थे, उत्तरदायी इनका उनके प्रति था। और इनको या तो इनका जो नियुक्ति होती थी अपॉइंटमेंट, या इनका जो रिमूवल निलंबन होता था, वो सभी के अधिकार जो थे वो राजा के हाथ में थे। राइट। ऋग्वेद में जो है वो कुछ अन्य परिषदों का भी जिक्र मिलता है, जिसमें सबसे प्रमुख है सभा, समिति, विदत। ये सभी जो है वो कबीलाई परिषद हुआ करती थी, सभा, समिति, विदत। तो ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखिएगा। महत्वपूर्ण बात है कि जैसा कि हम सोचते हैं कि कबीलाई समाज जो है वो महिलाओं को उत्तरदायित्व तो नहीं देता, लेकिन नहीं, यहां पर जो था वहां पर महिलाएं भी राजनीति में भाग लिया करती थी। और जो सभा, याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण, जो कबीलाई परिषद सभा थी और विदत थी, इन दोनों परिषदों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी हुआ करती थी। ये आप जो है वो बहुत महत्वपूर्ण तरीके से समझ सकते हैं। अभी आपने देखा कि चर्चा में आया कि एक हिंदूवादी संगठन के जो प्रमुख है, उन्होंने कहा कि अगर वास्तव में आप सच मायने में अपने आप को हिंदू कहते हैं तो कन्या भ्रूण हत्या बंद करिए और महिलाओं को सम्मान दीजिए, तभी आप जो है सही मामले में हिंदू कहलाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि प्राचीन समय में महिलाओं का जो है इसमें सहभागिता नहीं थी या उनको पर्दा प्रथा में ही रहना पड़ता था। सभा और विदत में जो है उनकी पर्याप्त जो है प्रतिनिधित्व यहां हुआ करता था। सभा श्रेष्ठ एवं अभिजात लोगों की संस्था हुआ करती थी, जो मतलब एलीट क्लास हुआ करता था, उनके अंदर गुण बहुत होते थे, उनकी एक संस्थाएं हुआ करती थी। और ये एक केंद्रीय राजनीतिक संस्था थी, यानी कि सेंट्रलाइज जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम हुआ करता था। समिति राजा की नियुक्ति, पदच्युत करने व उस पर नियंत्रण भी रखती थी। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये समितियां जो है राजा कैसे काम कर रहा है उसके बारे में भी ये क्या करती थी, एक तरह से नियंत्रण करने का काम करती थी। और माना जाता था कि ये जो समितियां हैं ये समस्त प्रजा की संस्था थी। यहीं से एक अवधारणा आती है कि क्या मतलब हमारा प्राचीन काल में इन लोगों ने जो है सबसे पहला जो है गणतंत्र या जो लोकतंत्र की इन्होंने स्थापना की थी। तो लोकतंत्र तो कहना मुश्किल होगा इसको, गणतंत्र के रूप में ये हमें या जनतंत्र के रूप में हमें ये दिखाई पड़ेगी, क्योंकि इसमें जनता का भी क्या है जो है महत्वपूर्ण भूमिका है। आज चलिए न्याय व्यवस्था के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। तो न्याय व्यवस्था के विषय में बहुत कम जानकारी हमारे पास उपलब्ध है इस समय, और माना जाता है कि राजा और पुरोहित ये जो दोनों थे यही न्याय व्यवस्था के जो है वो प्रमुख अधिकारी थे। इन्हीं के पास जो है न्याय करने का दायित्व तो हुआ करता था। और वैदिक कालीन जो न्यायाधीश थे, जो जजेस हुआ करते थे, उनको प्रश्न विनाक कहा जाता था। याद रखिएगा, ये एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उन्हें प्रश्न विनाक कहा जाता था। राइट। और न्याय व्यवस्था में उस समय जो है वर्गों का प्रभाव दिखाई पड़ता है, यानी वर्ग आधारित हुआ करती थी। जैसे अगर किसी ने हत्या कर दी तो उसमें जो है उसको 100 ग्रंथों का दान करना अनिवार्य हुआ करता था, कि भाई आप 100 ग्रंथ दान करेंगे। और इस प्रकार का जो है वो वर्ग आधारित सेगमेंट वहां पर दिया जाता था। लेकिन एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात उस समय निकल कर आती है, राजा भूमि का स्वामी नहीं होता था, यानी कि सारा लैंड उसके साथ जो है वो सेंट्रलाइज नहीं हुआ करता था। बहुत महत्वपूर्ण बात है, भूमि का स्वामित्व जो है वो जनता में निहित था, यानी भूमि का जो मालिक होगी वो जनता होगी। ये एक जो है वो गणतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण जो है वो सेगमेंट होता है। जो गांव की संरचना हुआ करती थी वो ग्राम, विश और जन शासन इकाई के रूप में विभाजित थे। ठीक है, ग्राम, विश और जन शासन की इकाई के रूप में विभाजित थे। और गांव में जो है ग्राम जिसे कहा जाता था वो कई परिवारों का समूह होता था। विश उससे बड़ी इकाई होती थी, ग्राम, विश और जन। ठीक है, याद रखिए एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। विश जो है वो कई गांव का समूह होता था। ठीक है, कलेक्शन ऑफ मैनी विलेजेस। और कई विषयों का समूह जन होता था, यानी अगर तीनों इकाई देखेंगे कि सबसे छोटी इकाई पूछा गया, सबसे छोटी इकाई आर्यों के समय में कौन सी थी? ग्राम थी। उसके बाद क्या हुई? विश हुई। उसके बाद जो हुई जन शासन हुई। राइट। और अगर पूछा जाए तो विदत क्या है, तो विदत जो है वो आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था हुआ करती थी। सबसे पहले हमें इसके विषय में जानकारी, विदत के बारे में जानकारी हमें मिलती है। चलिए अब हम बात करें कि अगर वैदिक कालीन जो शासन के पदाधिकारी थे उनके कार्य क्या क्या हुआ करते थे। जैसे पुरोहित, तो पुरोहित उस समय क्या काम किया करता था? जैसे आप 2 साल से देख रहे हैं प्राचीन इतिहास में इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। तो पुरोहित का काम होता था राजा का मुख्य परामर्शदाता, यानी कि राजा को जो है ये मेन जो है एडवाइजर हुआ करता था। कुलपति, कुलपति क्या हुआ करते थे? जैसे आज हम देखते हैं कुलपति के रूप में तो वो
क्या नाम है, विश्वविद्यालयों में पाए जाते हैं, लेकिन कुलपति उस समय जो हुआ परिवार का प्रधान हुआ करता था, यानी मुखिया, हेड ऑफ द फैमिली। इसके बाद ब्राजपति हुआ करते थे। तो ब्राजपति जो होता है वो चरागाह का अधिकारी होता है, जो एनिमल ग्रेजिंग, जो एनिमल आधारित अर्थव्यवस्थाएं होती थी एनिमल हस्बेंड्री पे, उनके चरागाह का अधिकारी हुआ करता था। इसके बाद जो स्पर्श स्पर्श शब्द इस्तेमाल किया था गुप्तचर के लिए। गुप्तचर जो होता था यानी कि जो स्पाइसेस जो उसमें हम यूज करते हैं स्पाई के लिए, गुप्तचर हुआ करता था। फिर पुरुष, पुरुष किसे कहते थे? पुरुष जो दुर्ग का अधिकारी हुआ करता था, जो उनके दुर्ग किले होते थे उनका अधिकारी जो होता था उसको पुरुष कहते थे। सेनानी का किसका मतलब था? सेनानी सेनापति शब्द के लिए इस्तेमाल किया जाता था। विश्वपति, विश्वपति किसे कहते हैं? विश्वपति, विश्वपति जो होगा विश्व का प्रधान कहलाता था, यानी कि जो विश्व यानी गांव का जो समूह होता था उसका प्रधान होता था। ग्रामणी किसे कहते थे? ये क्वेश्चन आया हुआ है। ग्रामणी, ग्रामणी जो है ग्राम के प्रधान को कहा जाता था ग्रामणी। दूत का क्या काम होता था? जो एम्बेसडर होता थे वो सूचना प्रेषित करना, दूत का काम होता था सूचनाओं को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर जाना। उग्र किसे कहा जाता था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उग्र जो उस समय की पुलिस व्यवस्था होती थी, जिसको जो है वो दंडाधिकारी के पास ले जाने का उत्तरदायित्व होता था, वो उग्र कहलाया करता था। राइट, तो उम्मीद है कि यहाँ पे आपको ये जानकारी आपको याद भी होगी और आपने इसको बहुत ध्यान से सुनिए। आगे हम आते हैं सामाजिक व्यवस्था पर। तो ऋग्वैदिक सभ्यता मानी जाती है कि वो ग्राम आधारित यानी गांव के आधारित ये सभ्यता हुआ करती थी, और गांव ही जो थे वो उस समय के समाज का जो है वो सबसे स्मॉलर यूनिट के रूप में इस्तेमाल होती थी। और सामाजिक व्यवस्था में देखें तो ये पैट्रियार्की सोसाइटी थी, यानी कि पितृसत्तात्मक व्यवस्थाएं हुआ करती थी, यानी कि जैसा कि आज भी हम उसको देख रहे हैं। कई बार वर्तमान समस्याओं को समझने में आपको प्राचीन जो है वो काफी हेल्प करेगा। तो पैट्रियार्की यानी पितृसत्तात्मक ये सत्ता हुआ करती थी, और पिता जो है वो संपूर्ण परिवार, भूमि और संपत्ति का अधिकारी हुआ करता, जैसा आज भी हमारे यहाँ होता है। तो ये सभी का अधिकारी हुआ करता था, और इसे ही कुलप कहा जाता था। कुलप, एक वर्ड याद रखिएगा, कुलप। जो पिता होता था उसको जो सभी का अधिकारी होता था कुलप कहलाता था। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस समय जो है वो पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी तो महिलाओं की स्थिति जो है वो बहुत खराब थी। नहीं, महिलाओं को भी जो है उचित सम्मान वहां पर प्राप्त था। और पूछा भी गया क्या शिक्षा के लिए इनके द्वार खुले थे? जी हाँ, शिक्षा के लिए द्वार खुले थे। और लोपा मुद्रा, गोपा, ये सब जो है विदुषी महिलाओं के रूप में हमें वेदों में ये दिखाई पड़ते हैं, इनके नाम हमें दिखाई पड़ते हैं। अगर समाज को देखें तो समाज जो है उस समय का जो प्रारंभिक ऋग्वैदिक समाज था वो दो हिस्सों में बटा हुआ था, एक आर्य और दूसरा अनार्य। लेकिन धीरे धीरे जो है वो यहां पर हम देखते हैं कि जब हम पुरुष सूक्त में पहुंचते हैं, एक पुराण है पुरुष सूक्त, और उसके 10वें मंडल पर आते हैं, तो 10वें मंडल में जो है हमें समाज 4 हिस्सों में दिखाई पड़ता है। और वो जिसे कहते हैं कि विभाजन होता है, इसमें 4 वर्ग बन जाते हैं, एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। माना जाता है कि जो जाति व्यवस्था की जो ऊर्ध्वाधर व्यवस्था आती है, वर्टिकल, वो यहीं से पुरुष सूक्त से निकल कर आती है। मनोरंजन के साधनों के रूप में ये लोग क्या इस्तेमाल करते थे? चूंकि ये मध्य एशिया से आए थे तो घुड़दौड़, और इनके पास जो है रथ वथ, ये सबसे पहले इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था। तो रथ की दौड़, घुड़दौड़, मल्ल युद्ध यानी कि जो कुश्ती हुआ करती थी, ये मनोरंजन के इसके प्रमुख साधन हुआ करते थे। परिवार जो है संयुक्त हुआ करते थे, संयुक्त परिवार यानी ज्वाइंट फैमिलीज हुआ करती थी। और विवाह जो था वो व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन का एक प्रमुख अंग था। विवाह के संस्कार हुआ करते थे। अंतर जाति विवाह के प्रमाण वहां पर मिलते हैं। लेकिन मजेदार बात है कि ऐसा नहीं कि वहां पे उन्होंने बहुत अच्छी प्रैक्टिसेस वहां हुआ करती थी, अंतर जाति विवाह हुआ करते थे, लेकिन बाल विवाह जो है वो निषेध हुआ करता था। देखिए कितनी खूबसूरत बात थी, और आज हमारे समाज में कितनी गंदगी है इस चीज को लेकर। तो बाल विवाह का वहां निषेध हुआ करता था। और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि उस काल में विधवा विवाह की प्रथा प्रचलन में थी। देखिए हम इसको आज के समय भी हम लिख सकते हैं। कई लोग धर्मों को जो है इतने आडंबर करते हैं और विधवा विवाह की जो है वो व्यवस्थाओं का जो है वो विरोध करते हैं। देखिए उस समय जो है विधवा विवाह प्रचलन में था। पुत्र प्राप्ति के लिए नियोग प्रथा स्वीकार की गई थी, जैसे हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी या जो है वो फर्टिलेशन कहते हैं। पुत्र प्राप्ति के लिए नियोग प्रथा स्वीकार की गई थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली लड़कियों को अमाजू कहा जाता था। वो जो विवाह नहीं करती थी अमाजू के नाम से जानी जाती थी। ध्यान रहे कि सती प्रथा और पर्दा प्रथा, ये दोनों प्रथाएं जो थीं वो इस काल में, ऋग्वैदिक काल में प्रचलित नहीं थीं। ये कुरीतियां बाद में आई हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। हाँ, एक चीज था कि ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा का प्रचलन था। जैसे आप लोगों ने कभी हरीश चंद्र की जो है कहानी सुनी होगी उस विषय पे, वहां पे भी आपको ये प्रमाण मिलते हैं कि
दास प्रथा का प्रचलन था। परंतु ये दास प्रथा इस प्रकार नहीं थी जैसा कि प्राचीन यूनान या रोम में हुआ करते थे, बंधक वंधक नहीं हुआ करते थे। ये दास प्रथा जो है वो घर के कामों और इन सब के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। आर्य जो है वो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार के जो है वो भोजन पसंद किया करते थे। ध्यान रहे, लेकिन आर्यों में अभी तक कहीं भी नमक और मछली, ये दो चीज का प्रयोग जो है इनके प्रमाण नहीं मिले, इन दो का प्रयोग नहीं करते थे। पोशाकों की बात करें तो वस्त्र के रूप में ये सूत, ऊन और जो है वो हिरन का जो चमड़ा होता है, मृगचर्म, इनके पोशाक जो है वो इस्तेमाल किया करते थे। तीन प्रकार के पोशाक के प्रमाण हमें यहाँ मिलते हैं। एक को बोलते हैं वास। वास का मतलब हो गया लोअर गारमेंट्स, नीचे की तरफ पहने जाने वाले। फिर अधिवास, राइट, लोअर यानी जैसे लोअर आपका पैजामा हो गया, वास कहा जाता था। अधिवास यानी अपर गारमेंट, जो ऊपर जो है वो पहने जाते थे कमर के ऊपर का। और नीवी, जो अंडर गारमेंट्स थे, दैट इज कॉल्ड नीवी। तो वास, अधिवास और नीवी, ये तीन प्रकार के पोशाक जो है वो पहने जाते थे। क्या ऋग्वैदिक काल केवल जो है वो सात्विक थी या उसमें नशीले पदार्थ, सोम का प्रचलन नहीं हुआ करता था? नहीं, ऋग्वैदिक काल के लोगों में नशीले पेय पदार्थ, सोम और सुरा, ये बहुत जो है प्रचलित थी। तमाम जो है हमें प्रमाण उसके मिलते हैं। और मृतक दाह संस्कार के रूप में देखें तो यहाँ पर जो है उनको अग्नि में जलाया जाता था। ठीक है, जो मृतक थे उनको अग्नि में जलाया जाता था। कभी कभार ही दफनाने के प्रमाण मिले हैं, राइट। ऋग्वैदिक काल में जो है विदुषी स्त्रियों के प्रमाण मिले हैं, जो पढ़ी लिखी थी, विद्वान थी। उसमें जैसे घोषा, एग्जाम में पूछा जा चुका है, घोषा, लोपामुद्रा, याद रखिएगा, घोषा, लोपामुद्रा, सिकता, पौलोमी, विश्वतारा और निवावरी, राइट। घोषा, लोपामुद्रा, सिकता, पौलोमी, विश्वतारा और निवावरी, ये प्रमुख जो है विदुषी महिलाएं थी। और इन्होंने जो ऋग्वैदिक की ऋचाएं जो हैं उनका जो है इन्होंने जो है स्थापना की है। तो ये रहे इसके जो है वो प्रमुख तीन सेगमेंट वैदिक काल के। एक हमने देखा भौगोलिक विस्तार, राजनीतिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था।